हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? वैसी संस्था जिसका उल्लेख संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन संसद के द्वारा विधि बनाकर उसको पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया है, उसी को गैर संवैधानिक संस्था बोलते हैं। और गैर संवैधानिक संस्था के अंतर्गत आपका ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत मैंने पिछले क्लास में क्या बात किया था मेरे प्यारे दोस्तों? सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका हिंदी नेम होता है राष्ट्रीय सत्कर्ता आयोग, के बारे में हमने बात किया था, जो भ्रष्टाचार निरोधक के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और बात किया था मैंने राष्ट्रीय सूचना आयोग, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, 15 जून 2005 ईस्वी को भारतवर्ष में लागू किया गया। आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से मैंने बात किया था लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। तो लोकपाल और लोकायुक्त, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिए यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनता है उसको समझिए। ठीक है, सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में कौन सा राज्य है जिसने अपने यहां लोकायुक्त की नियुक्ति की थी? तो महाराष्ट्र सरकार ने 1971 ईस्वी में लोकायुक्त की नियुक्ति की थी। आप सभी जानते हैं इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेने हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं कि लोकपाल की स्थापना कब की गई? तो 1966 से 67 के बीच में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर लोकपाल की स्थापना की गई। अब समझिए कि लोकपाल और लोकायुक्त की परिसंकल्पना कहां से ली गई है? तो 1908 ईस्वी में पूरे विश्व में सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ ऑम्बुड्समैन के तर्ज पर नागरिकों के तकलीफ को दूर करने के लिए क्या किया गया? लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति सबसे पहले ब्रिटेन में की गई। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। यानी कि भारत में अगर लोकपाल और लोकायुक्त है तो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑम्बुड्समैन के तर्ज पर आधारित है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। अब मैं बात करूंगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके बाद से मैं बात करूंगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद से मैं बात करूंगा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कैसे हुआ, उन सारे चीजों के लिए बात करूंगा कि उसके लिए आर्टिकल क्या आता है, भाग क्या आता है। तो सबसे पहले समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर मैं बात करूं तो ये कब जो है कि स्थापित की गई? तो 1993 में जो है कि इसकी स्थापना की गई। और इसका प्रमुख कार्य की मैं बात करूं कि कार्य क्या होता है, तो नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना। ठीक है, यही इसका मुख्य कार्य है। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो आपका आएगा 1993। ठीक, 1993 में जो है इसकी स्थापना की गई। इसका प्रमुख कार्य है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, अगर उनको किसी भी प्रकार की हानि होती है तो उस हानि को जो है कि दूर करने के लिए उस पर कार्य करना इसका प्रमुख कार्य है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो यहां पे लिख सकता हूं, आप लोग समझ चुके होंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से क्या मतलब है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? पूरे विश्व लेवल पे। किस लेवल पे? पूरे वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पर इसका क्या कार्य हो जाएगा कि अगर किसी मानव के अधिकार की हानि हो रही है तो उसकी रक्षा करने का श्रेय किसको जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जाता है। ठीक है, अब इसकी स्थापना, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं कि कब की गई, तो 10 दिसंबर की अगर मैं बात करूं 1948 को इसका स्थापना किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेट। ठीक है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जहां से ये डेट जो है कि पूछता नहीं है। लगभग में मैंने जितने भी पेपर सॉल्व किए हैं अभी तक, मैंने पीसीएस का पेपर सॉल्व किया है, मैंने बिहार दरोगा का पेपर सॉल्व किया है, आपका अगर मैं बात करूं कि एलपी का पेपर सॉल्व किया है, और मैं बात करूं और अच्छे लेवल के एग्जामों का मैंने जो है कि पेपर सॉल्व किया है। अगर मैं उसकी बात करूं तो बहुत जगह जो है कि ये देखने को मिला है हमको कि 10 दिसंबर 1948 जो है एक ऐसा इंपॉर्टेंट डेट है जो हर पेपर में पूछा ही पूछा जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को हुई। इसका प्रमुख कार्य की मैंने बात किया था, तो कार्य क्या हो जाएगा? पूरे विश्व में नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करना, अधिकारों की रक्षा करना।
ठीक है। अब एक पॉइंट यहां से और निकल के आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब मनाया जाता है। तो देखिए कब मनाया जाता है मानवाधिकार आयोग दिवस की अगर मैं बात करूं तो दिवस आपका कब मनाया जाएगा, 10 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपका 10 दिसंबर 1948 में स्थापित हुआ, उसी दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर 1948 को। क्लियर है इतना पॉइंट। आगे बढ़े, अब हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय की मैंने बात कर लिया, उसके बाद से आप बात करेंगे अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कैसे किया जाता है, उसको समझना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए समझते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों समझिए इसको, अखिल भारतीय सेवाएं। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका भाग कितना आता है, तो सबसे पहले इसको समझिए कि किस भाग में ये दिया गया, भाग 8 में दिया गया है। आर्टिकल की अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल कितना आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 308 से लेकर 314 तक। ठीक है, क्लियर है इतने पॉइंट। अब देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन का कार्य है वो कौन करता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का कार्य जो है कि केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, और इनकी नियुक्ति होने के बाद से ये कार्य कहाँ करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो राज्यों में करते हैं। क्या करते हैं, यानी कि इनका सृजन का कार्य कौन करता है, सृजन का कार्य कौन करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यानी कि केंद्रीय सरकार आयोजन करती है अखिल भारतीय सेवाओं का। ठीक है, और जब ये चयनित हो जाते हैं तो चयनित होने के बाद से ये कार्य कहां करेंगे, राज्यों में करते हैं। कहां करेंगे, राज्यों में ये कार्य करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए, अब मैं बात करूं कि इसके लिए आर्टिकल आपका क्या आता है, 308 से लेकर 314, लेकिन मैं बात करूंगा कि अखिल भारतीय सेवाएं जो आर्टिकल दी गई है इसका सृजन का, वो 312 में दी गई है। तो आर्टिकल अगर 312 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 312, और इस आर्टिकल के 312 के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह साधारण बहुमत से, यानी कि 2/3 बहुमत से जो है कि किसी भी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा का अधिकार लोकसभा से ज्यादा होता है। क्या होता है, लोकसभा से ज्यादा होता है। किसके परिप्रेक्ष्य में, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में जो अधिकार होगा राज्यसभा का, वो केंद्र सरकार से ज्यादा होता है। क्लियर है। तो आर्टिकल 312 के तहत जो है कि राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह साधारण बहुमत से, यानी कि 2/3 बहुमत से जो है कि किसी भी अखिल भारतीय सेवाओं का, यानी कि नए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक आप लोगों को। ठीक है, अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि सृजन तो कर सकता है, लेकिन वह 368 के संविधान जो संशोधन है उसके द्वारा मान्य नहीं होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है कि ये साधारण बहुमत से ही कर सकता है, न कि इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। क्लियर है इतने पॉइंट। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर मैं बात करूं तो आईपी का नाम क्या कर दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, IAS कर दिया गया। क्या कर दिया गया, IAS कर दिया गया। किसका नाम, आईपी का नाम आपका, सॉरी ICS का नाम, सॉरी यहां पे लिख देता हूं ICS का नाम जो है कि IAS कर दिया गया। और आईपी का नाम की अगर मैं बात करूं तो आईपी का नाम बदल के क्या कर दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, IPS कर दिया गया। ठीक है, और एक नया अखिल भारतीय सेवा गठित किया गया जिसका नाम आता है IFS। कब गठित किया गया, 1966 ईस्वी में। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, और आप लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस आप लोग जानते हैं। ठीक है, क्लियर है इतने पॉइंट। अब देखिए भारत में सबसे पहले इसके समर्थक कौन थे, IAS के सबसे पहले समर्थक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं, सबसे पहले व्यक्ति इसके समर्थक थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। क्लियर है इतने पॉइंट।
ठीक है, आगे मैं बात करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। उसकी अगर मैं बात करूं तो अधिकरण, अधिकरण आप लोग जानते हैं क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज ए ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल इतना कोई कुछ है नहीं, ना कि कोई हुआ है कि अधिकरण होता क्या है, बहुत लड़के डर जाते हैं। तो आइए देखिए कितना छोटा चीज है और कितना प्यारा है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों समझते हैं ट्रिब्यूनल्स को। तो देखिए ट्रिब्यूनल्स क्या होता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये किस भाग में दिया गया है, तो भाग आपका दिया गया है 14 में। क्लियर है। और इसका स्थापना कब किया गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन, आप सभी जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। ठीक है, इसी के तहत जो है कि अधिकरण ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई। तो इसकी अगर मैं कार्य की मैं बात करूं कि इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो विभिन्न अधिकारी की अगर मैं बात करूं, विभिन्न अधिकारी विभागों की, विभिन्न अधिकारी विभागों से संबंधित, यहां पे लिख देता हूं, विभागों से संबंधित मामलों की सुनवाई करना, मामलों की सुनवाई करना। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य है क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, विभिन्न अधिकारी विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई करना। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल की अगर मैं बात करूं कि इसके लिए आर्टिकल क्या आता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत कौन से सुनवाई करता है, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं 323 क और ख की। तो देखिए अगर मैं 323 ख की अगर मैं बात करूं तो 323 क में आपका दिया गया है कि सिविल सेवा से संबंधित मामले, सिविल सेवा से संबंधित मामले को केंद्र सरकार के अधिकारियों से संबंधित मामले की सुनवाई आर्टिकल 323 क के अंतर्गत होती है। मामले वो केंद्र सरकार, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिख देता हूं सीधे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी से मामले, उनसे संबंधित जो भी मामले हैं उनकी सुनवाई जो है आपका 323 क के अंतर्गत की जाती है। अब आपका आता है 323 ख। ख में क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, कि ख में यह दिया गया हुआ है कि राज्य के अधिकारियों से संबंधित मामले, किससे, राज्य के अधिकारियों से संबंधित मामले, यानी कि राज्य के अधिकारियों के संबंधित मामले, वो अगर मैं बात करूं तो अन्य अधिकारियों से संबंधित मामले, अन्य अधिकारियों से संबंधित मामले की सुनवाई कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण करता है। तो आशा करता हूं कि यहां तक की चीजें आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और आप लोगों को अगर मेरा सेशन ये अच्छा लगता है और आप लोग चाहते हैं कि मैं मास्टर वीडियो के थ्रू भी आप लोगों को संविधान पढ़ाऊं और ट्रिक के माध्यम से होल संविधान पढ़ाऊं, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होगा और आपका पूरा आर्टिकल ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद करवा दूंगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करें और बताएं कि हाँ सर हमें ट्रिक की जरूरत है, तो मैं उस पर कार्य करूंगा। अगर आप लोग नहीं बताएंगे फिर भी मैं जो है कि उस पर कार्य करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कहते हैं तो मुझे ये अच्छा लगेगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आ रहा है, तो मैं उस पर कार्य करूंगा और ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से, यानी कि पूरा संविधान आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।